हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जिनको सुपरवाइजर्स की तरफ से ईमेल का रिप्लाई तो मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस ईमेल में उनको सुपरवाइज करने से इनकार करते हैं। अब उस इनकार की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। समटाइम्स सुपरवाइजर्स कहते हैं कि उनके पास फंडिंग नहीं है, समटाइम्स वो कहते हैं उनके पास स्पेस नहीं है, समटाइम्स वो कहते हैं वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड समटाइम्स वो कहते हैं कि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चाहे रीज़न कोई भी हो, लेकिन जब आपको इस तरह की रिजेक्शन ईमेल आती है तो आप परेशान ना हो। उस ईमेल को कैसे आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जब आपको रिजेक्शन ईमेल मिले तो इस बात पे आप ऑफेंड ना हो, बल्कि उन सुपरवाइज़र को सबसे पहले थैंक यू करें और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करें कि उनकी नज़र में अगर कोई और सुपरवाइज़र हो जो आपके प्रोजेक्ट से ज़्यादा अलाइंड हो तो वो आपको रिकमेंड करें। फ्रेंड्स, समटाइम्स होता ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फाइंड एन एक्सपर्ट के पेज पे जाते हैं और वहाँ पर कीवर्ड्स इंसर्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि वो कीवर्ड्स बेशुमार सुपरवाइजर्स के डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं करते, जिसकी वजह से सर्च इंजन में वो हाईलाइट नहीं हो पाते। तो उन सुपरवाइजर्स तक एक्सेस आपको इन सुपरवाइजर्स के थ्रू मिल सकती है जिन्होंने आपको रिजेक्शन ईमेल सेंड की थी। तो इन सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट करने के बाद पहली बात यह है कि ये सुपरवाइजर आपको विद इन 2 to 3 डेज किसी दूसरे सुपरवाइजर्स के नेम्स रिकमेंड कर देंगे। अगर नहीं करते तो कुछ दिन बाद आप एक रिमाइंडर ईमेल सेंड करें और उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करें कि आपको उन सुपरवाइजर्स के नेम सेंड कर दें। इसके बाद ये सुपरवाइज़र जब आपको 2-3 नेम्स रिकमेंड करेंगे तो आप अगेन सेम प्रोसेस करेंगे जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप उनके रिसर्च प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे और उसके बाद आके आप ये वाला ईमेल लिखेंगे। अब ये ईमेल पिछले वीडियो की ईमेल के साथ काफ़ी सिमिलर है, इसमें बस कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी और बाकी आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करूंगी। तो इस ईमेल की भी 3 पार्ट्स हैं: सब्जेक्ट, बॉडी एंड अटैचमेंट्स। सब्जेक्ट में अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, दिस वन एंड द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट 3 वर्ड्स में सुपरवाइजर को बता देते हैं कि हम उनको क्यों ईमेल सेंड कर रहे हैं और सुपरवाइजर के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हम अपने प्रपोजल का शॉर्ट टाइटल यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद जब हम बॉडी पे आते हैं तो अगेन हम डियर प्रोफेसर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर के बजाय हम उनका नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लाइन में ही आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, सुपरवाइजर के स्कूल को मेंशन करेंगे और उनकी यूनिवर्सिटी को मेंशन करेंगे जिसमें आप पीएचडी हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड का जिक्र करेंगे, जैसे आपने लास्ट डिग्री कौन से हासिल की है, किस डिपार्टमेंट से हासिल की है, कौन से यूनिवर्सिटी से हासिल की है। इसके अलावा आपका जीपीए कितना था, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप या मेडल्स मिले हैं तो आप उनका जिक्र कर सकते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड के बाद आप अपने रिसर्च बैकग्राउंड का जिक्र करेंगे, अपनी थीसिस का टाइटल मेंशन करेंगे और ब्रीफली अपने एमफिल थीसिस को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इस ईमेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है ये सेकंड पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आप उस सुपरवाइजर का जिक्र करेंगे जिन्होंने आपको ये नेम रिकमेंड किया हो कि आप उनके साथ कांटेक्ट करें और अपना प्रपोजल उनके साथ डिस्कस करें। उसके बाद सुपरवाइजर के प्रोफाइल से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस पैराग्राफ में हम यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, समटाइम्स होता ये है कि जिन सुपरवाइजर के प्रोफाइल को हम रिव्यू कर रहे होते हैं उनका एरिया हमारे प्रोजेक्ट के साथ अलाइन करता है, लेकिन उनके कोई भी ऐसे पेपर्स या बुक्स या चैप्टर्स या पब्लिकेशंस नहीं होती जो डायरेक्टली हमारे प्रोजेक्ट के साथ अलाइन करते हो। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को उनके एरिया के साथ अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, आपके जो लार्जर थीम्स हैं जैसे कि जेंडर, रेस, क्राइसिस और ख़ास तौर पर इंटरसेक्शन ऑफ पावर, रिप्रेजेंटेशन, ह्यूमन राइट्स एंड इनइक्वालिटी अक्रॉस डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट, ये सारे जो आपके लार्जर थीम्स हैं ये मेरे रिसर्च के साथ रेलिवेंट है और मेरे एकेडमिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं। फिर फर्दर आप इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि उनका जो फोकस है ख़ास तौर पर कल्चरलाइजेशन ऑफ जेंडर एंड इट्स ऑपरेशन alongside your ethnographic and critical approach। यहाँ पर आप देखें कि वो कौन से रिसर्च मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, उसका मैंने जिक्र किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूँकि उनके कोई भी पेपर्स मेरे काम के साथ अलाइन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रोफाइल पे जो ये इन्फॉर्मेशन थी ये मेरे प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी हद तक अलाइन कर रही थी, इसलिए मैंने इस इन्फॉर्मेशन का जिक्र किया। तो अगर आपको भी एक्सपर्ट के प्रोफाइल को रिव्यू करते हुए उनके कोई सिमिलर पेपर्स या पब्लिकेशंस ना मिले तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप उनकी अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने अपनी रिसर्च प्रपोजल का जिक्र किया है
अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी रिसर्च प्रपोजल को यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब रिसर्च प्रपोजल का टाइटल कैसे बनाएंगे, ये आइडिया आपको इन मेजर थीम्स से मिल जाता है। जैसे सुपरवाइजर्स के एक्सपर्टीज़ में जेंडर है तो मैंने यहाँ पर रीशेपिंग जेंडर का जिक्र किया है। उनके मेजर थीम्स में क्राइसिस का जिक्र है तो मैंने भी क्राइसिस का जिक्र किया है। उनके मेजर थीम्स में पावर रिप्रेजेंटेशन का, ह्यूमन राइट्स का, इनइक्वालिटी का, इन सब चीज़ों का जिक्र है तो मैंने भी आगे यही यूज़ किया है। द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म एंड फ्लडिंग ऑन जेंडर रिलेशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स इन सवात पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने उनके मेजर थीम्स को यूज़ करते हुए इस तरह का टाइटल बनाया है कि जो मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ भी अलाइंड है और उनके एक्सपर्टीज़ के साथ भी। फर्दर इस पैराग्राफ में आप अपने रिसर्च प्रपोजल को थोड़ा डिटेल से उनके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उनको बताएंगे कि आप कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि वो इथनोग्राफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं तो मैं भी उसका जिक्र करूँगी कि मैं भी इथनोग्राफिक मेथड्स यूज़ करूँगी। इसके बाद मैंने गैप का जिक्र किया है जिससे पता चलेगा कि मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू किया है। और यहाँ पर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ब्रॉडर नॉलेज में आपका ये प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद इस पैराग्राफ में आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का बताएंगे। अगर आपने कोई जॉब की है तो आप उसका जिक्र करेंगे और इसके बाद आप अपने रिसर्च एक्सपीरियंसेस का उनको बताएंगे। फॉर इंस्टेंस आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हो या आपने कोई रिपोर्ट्स लिखी हो तो आप उसका जिक्र करेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि सुपरवाइज़र को पता चल जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी रिसर्च स्किल्स हैं। लास्ट पैराग्राफ में हम ईमेल के थर्ड पार्ट पे डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ईमेल के साथ वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। अपनी CV, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, सारे नहीं, सिर्फ प्रीवियस डिग्री के, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस और अपनी रिसर्च प्रपोजल उनके रिव्यू के लिए अटैच करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक और गलती करते हैं जो आप कोशिश करें आप अवॉइड करें। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग कॉलोनियल माइंडसेट के साथ हुई है तो इस सेंटेंस में हम उनकी बेगिंग स्टार्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें ले लें, उनकी मिन्नतें शुरू करते हैं। तो यहाँ के सुपरवाइजर्स और पाकिस्तान के सुपरवाइजर्स में बहुत डिफरेंस है। यहाँ के लोग आपकी बेगिंग के बेसिस पे आपको हरगिज़ ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ के सुपरवाइजर्स ये चेक करते हैं कि आपके पास कितनी रिसर्च स्किल्स हैं, आप उनकी लैब में और उनके काम में किस हद तक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर आप उनको ये यकीन दिला दें कि आपके पास रिसर्च स्किल्स हैं तो आगे फिर बेगिंग की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुशी खुशी अपनी टीम का हिस्सा बना देंगे। सो इस लाइन में प्लीज़ बेगिंग अवॉइड करें। तो डियर फ्रेंड्स, इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हुए जिन सुपरवाइज़र ने आपको रिजेक्शन ईमेल सेंड की हो, स्टिल उनकी हेल्प लेकर कैसे आप अपने लिए पोटेंशियल सुपरवाइज़र ढूंढ सकते हैं एंड अल्टीमेटली PhD के लिए फुली फंडेड रिसर्च अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।